हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का उत्तराखंड बोर्ड का 2024 का साइंस का क्वेश्चन पेपर। देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चंस में आए हैं और इन क्वेश्चंस के आंसर्स भी हम फिर वन बाय वन डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ हमें डायरेक्शंस गिवन हैं और ये डायरेक्शंस आप सभी पढ़ लेंगे। देयर आर ऑल इन 30 क्वेश्चन, देयर आर इन ऑल 30 क्वेश्चंस इन दिस क्वेश्चन पेपर और क्वेश्चंस आर कंपलसरी। 30 क्वेश्चन हैं, सभी के सभी कंपलसरी दिए हुए हैं। मार्क्स अलॉटेड टू द क्वेश्चंस आर मेंशन्ड अगेंस्ट देम और सभी क्वेश्चंस के आगे हमको मार्क्स गिवन होंगे। आगे हम डिस्कस करेंगे। इसमें लिखा हुआ है आगे क्वेश्चंस की हम बात करें तो इसमें लिखा है प्रत्येक प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा समझे उत्तर दीजिए। इसके 4th पॉइंट प्रश्न संख्या 1 बहुविकल्पीय प्रश्न है। इस प्रश्न के प्रत्येक खंड के उत्तर में 4 विकल्प दिए गए। सही विकल्प अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न संख्या 2 से 9 तक निश्चित उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा, कोई इतना टफ काम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही फिर पांचवा कुछ डायरेक्शंस और हैं आपके पास, 5-6 डायरेक्शंस आपको गिवन है। क्वेश्चन शुरू करते हैं वन बाय वन। पहला क्वेश्चन आपको गिवन है इथेन मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6 हैज़ कोवलेंट बॉन्ड। इथेन में कितने कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं ये हमें पता होना चाहिए। कितने कोवलेंट बॉन्ड होते हैं? अगर हम C2H6 की कंस्ट्रक्शन की बात करें तो C2H6 किस तरीके से बनाया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास ये है C2H6 है। किस तरीके से फॉर्म होता है? C2 और इसमें 6 H लगा दिए, 1 2, फिर यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर और एक यहाँ पर, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से C2H6 हो गया। अब अगर हम इन कोवलेंट बॉन्ड की बात करें तो कितने कोवलेंट बॉन्ड होंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली देखो 1 2 3 4 3 4 5 6 7, तो कितने कोवलेंट बॉन्ड हो गए यहाँ पर? 7 कोवलेंट बॉन्ड हो गए। ठीक है, तो कुल मिला के हमारे पास अगर हम कोवलेंट बॉन्ड की बात करें तो हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड कितने होंगे? 7 कोवलेंट बॉन्ड जाएंगे, तो 7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे बी पार्ट इसका। द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? ये सभी आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जिसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। क्या कहा मैंने? रिमूवल ऑफ आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का रिमूवल है ना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का क्या होता है? एडिशन होता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देंगे। तो इसका मतलब इस रिएक्शंस में अगर हम देखें प्रॉपर तरीके से तो इस रिएक्शंस में हमें क्या दिख रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है यहाँ पर? तो देखो हमारे क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर CuO हमारा क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए हमारा जो CuO है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं थर्ड पार्ट पे। पहले क्वेश्चन के थर्ड पार्ट हमारे पास है। थर्ड पार्ट हमें दिया हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज यूज फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन। किस प्रकार के मेडिसिन जो है अपच के लिए या इंडाइजेशन के लिए यूज की जाती है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंटासिड्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द फंक्शन ऑफ जाइलम इन प्लांट्स इज टू। जाइलम में, प्लांट्स में जाइलम का फंक्शन क्या होता है? ये सभी को आपको पता है। कैसे याद करते थे हम? जाइलम मीन्स जल, इसका मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट लिखा हमारे पास बाइल इज स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी इज। बाइल ह्यूमन बॉडी में कहाँ स्टोर्ड होता है? तो आपको पता है बाइल कहाँ स्टोर्ड होता है? हमारा गॉल ब्लैडर के अंदर। ठीक ना, आपको पता भी है कि बाइल क्या है? एक फ्लूइड है जो कि मेड और रिलीज कहाँ से होता है? लीवर से, और स्टोर्ड कहाँ होता है? आपका गॉल ब्लैडर के अंदर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन द सर्किट इज कॉल्ड। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन द सर्किट इज कॉल्ड किसे कहते हैं? क्लियरली आपको पता है, आसान सी डेफिनेशन किसकी? इलेक्ट्रिक करंट की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज 2 डायप्टर, इट्स फोकल लेंथ विल बी। एक हमें कॉन्वेक्स लेंस गिवन है जिसकी हमें पावर कितनी गिवन है? 2 डायप्टर गिवन है, और हमें क्या फाइंड करना? फोकल लेंथ फाइंड करना है ना। और देखिए हमें सभी ऑप्शंस किस में दिए हुए हैं? सेंटीमीटर्स में दिए हुए हैं। सेंटीमीटर में अगर हमें सभी ऑप्शंस दिए हुए हैं तो हमें पता है कि पावर का फॉर्मूला या फोकल लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? F इक्वल होता है कितना? 1/P।
अगर सेंटीमीटर की बात करें तो ये क्या हो जाता है 100/p हो जाता है ना। तो 100/p की वैल्यू कितनी हमारे पास 2 है, कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 50 डायप्टर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 50 डायप्टर। तो इसका मतलब हमारे पास जो 50 डायप्टर है वो हमारा करेक्ट आंसर 50 सेंटीमीटर जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट ऑफ फूड चेन, फूड चेन को कौन कंस्टिट्यूट करता है। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो आपको पता है ग्रास, गोट और लायन, जिसमें प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है राइट द नेम एंड सिंबल ऑफ अ नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट नॉर्मल टेम्परेचर। उस नॉन मेटल का नाम बताइए जो लिक्विड, जो नॉर्मल टेम्परेचर पर, लिक्विड स्टेट में नॉर्मल टेम्परेचर पर रहता है। तो इसमें आपको पता है इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमीन। क्या हो जाएगा, ब्रोमीन इज द करेक्ट आंसर, जिसका सिंबल क्या होता है Br। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, थर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ हमारे पास व्हाई डज ड्राई हाइड्रोक्लोरिक गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। जो ड्राई HCl गैस होती है वो ड्राई लिटमस पेपर का कलर क्यों चेंज नहीं कर पाती है। क्यों चेंज नहीं कर पाती है, क्योंकि आपको पता है कि जो लिटमस पेपर का जो लिटमस पेपर होता है कब चेंज होता है, ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ आयंस। आयंस के प्रेजेंस में ओनली जो आपका लिटमस पेपर है वो चेंज होता है, उसका कलर जो है कब चेंज होता है, जब आयंस की प्रेजेंस में चेंज होता है। जैसे H+ आयंस हो सकता है या H3O+ आयंस हो सकता है, जिसे हम हाइड्रोनियम आयंस कहते हैं, है ना। तब जाके उसका कलर क्या होगा, चेंज होगा। क्योंकि आपको पता है HCl कैन प्रोड्यूस दिस आयन ओनली इन द फॉर्म ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। HCl जब भी ये आयन प्रोड्यूस करेगा किस फॉर्म में करेगा, जब वो कैसे किस फॉर्म में होगा, एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी इट्स फोकल लेंथ। एक स्फेरिकल मिरर है जिसकी हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है 20 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी इट्स फोकल लेंथ, उसकी हमें फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो आपको पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में सिंपली रिलेशन होता है R=2f, आपने पढ़ा होगा, है ना, R=2f, या हम इसको क्या भी कह सकते हैं F=R/2, है ना। सिंपली इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर देंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना गिवन, हमें 20 गिवन है, तो 20/2 करेंगे तो सीधे सिंपली हमारा आंसर कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर हमारी क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ हो जाएगी। बात समझ में आ गई, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेम अ मिरर दैट गिव्स एन इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। उस मिरर का नाम बताइए जो हमें इरेक्ट और इनलार्ज इमेज देता है। बताइए कौन सा मिरर होगा, सभी ने पढ़ा है, कौन सा मिरर होगा, कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉनकेव मिरर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करें अगर, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की हमें क्या लिखनी है, केमिकल इक्वेशन लिखनी है, ये केमिकल प्रोसेस लिखनी है। तो सभी को पता है क्या होती है, 6CO2 + 6H2O गिव्स क्या होता है, C6H12O6, C6H12O6 + 6O2। ठीक है, ये लिख के आए होंगे सभी, C6CO2 + 6H2O गिव्स C6H12O6 + 6O2। यही क्या होती है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की केमिकल इक्वेशन होती है। इसे आप करके आगे होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई इज द टंगस्टन ऑलमोस्ट यूज एज अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। टंगस्टन ही हमेशा इलेक्ट्रिक बल्ब में जो फिलामेंट के फॉर्म में यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि आपको पता है जो टंगस्टन होता है उसका काफ़ी हाई क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्या होता है, काफ़ी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, जिसके कारण वो आसानी से मेल्ट नहीं हो पाता। यहाँ तक कि जब भी हम उसको हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं, जब भी हम उसको क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं, तो वो इलेक्ट्रिक करंट को क्या करता है, पास कर देता है। ठीक है, सिंपली आपने याद रखना है कि जो टंगस्टन होता है, जो फिलामेंट है एज ए टंगस्टन, उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई टेम्परेचर होने पर वो इलेक्ट्रिक करंट को इसलिए पास कर देता है। ठीक है, ये लिख के आए हैं सभी, है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, 8th की बात करते हैं, क्वेश्चन 8।
क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया हुआ है, हाउ इज वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन द इलेक्ट्रिक सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। कह रहा है हम वोल्ट मीटर को किस तरीके से कनेक्ट करें इलेक्ट्रिक सर्किट में कि हम क्या करें, किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिंपली हमें क्या करना होता है कि वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करना होता है। किस में कनेक्ट करना होता है, पैरेलल में। अगर हम वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो आसानी से हम क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कनेक्ट करना है, पैरेलल में कनेक्ट हमको करना है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, विच केमिकल इज मेनली कंसिडर्ड रिस्पॉन्स फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर जो होती है, ओजोन परत के अपक्षय के लिए, ओजोन लेयर के अपक्षय के लिए किसको रिस्पॉन्सिबल माना गया है, किस केमिकल को रिस्पॉन्सिबल माना गया है, किस रसायन को रिस्पॉन्सिबल माना गया है। तो आपको पता है कौन होता है, CFC, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोला जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट द केमिकल फार्मूला एंड टू यूजेस ऑफ द वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का केमिकल फार्मूला, रासायनिक सूत्र बताना है और उसके कोई दो यूज बताने हैं। लिख के आगे होंगे। आपको पता है अगर केमिकल फार्मूला की हम बात करें तो केमिकल फार्मूला क्या होता है वॉशिंग सोडा का, Na2CO3 Na2CO3 डॉट 10H2O डॉट 10H2O। ठीक है, लिख के आगे होंगे सब इसी तरीके से, है ना। ये किसका फॉर्मूला होता है, हमारा वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर हम इसकी दो यूजेस की बात करें तो यूजेस आपको पता है कहाँ कहाँ यूज़ होता है, हाउस होल्ड क्लिनिक्स में यूज़ होता है, लॉन्ड्री में यूज़ होता है ना। तो इस तरीके से आपने करा होगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, आसानी से करके आ गए होंगे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करें। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड व्हेन नॉन मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन। आपको पता होना चाहिए कि जब, कह रहा है किस तरीके के ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं जब हम नॉन मेटल्स को ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। जब भी हम ऑक्सीजन को नॉन मेटल के साथ कंबाइन करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि एसिडिक ऑक्साइड्स हमारे फॉर्म्ड होते हैं। कौन से ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं हमारे, एसिडिक ऑक्साइड्स हमारे फॉर्म होते हैं, है ना। और हम उनको कह सकते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करें, जैसे कार्बन को हम ऑक्सीजन के साथ मिला दें, है ना, कार्बन को क्या मिला दें, ऑक्सीजन के साथ मिला दें, तो हमें एसिडिक ऑक्साइड्स मिलते हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक बात क्लियर होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। कह रहा है आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट हमेशा हाई क्यों होता है। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है, बताओ क्यों होता है। देखो, आयनिक कंपाउंड्स आपको पता है किस तरीके से कंपाउंड्स होते हैं, है ना। वो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं कि जब भी उनके जो बॉन्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, काफ़ी हाईली स्टेबल होते हैं और उनको इजीली ब्रेक करना क्या होता है, थोड़ा सा टफ होता है। इसीलिए उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है काफ़ी हाई होता है और हाई मेल्टिंग पॉइंट के बाद वो क्या होते हैं, मेल्ट करना शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास है, 12 बोला गया है, यू हैव टू सॉल्यूशंस ए एंड बी, द पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन ए इज 6। एक दो सॉल्यूशन हमारे पास, एक सॉल्यूशन ए है जिसकी पीएच वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 6 गिवन है, और दूसरा सॉल्यूशन हमारा बी है, उसकी पीएच वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 8 गिवन है। विच सॉल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, किसका पीएच वैल्यू किसकी ज़्यादा है या हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन किसका ज़्यादा है। विच वन ऑफ दिस इज एसिडिक एंड विच वन इज बेसिक, इसमें से कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा, कौन सा ज़्यादा बेसिक होगा। अब आपको पता होना चाहिए कि जो पीएच की वैल्यू होती है वो 7 से लेस देन 7 क्या होता है, एसिडिक होता है, और ग्रेटर देन 7 क्या होता है, बेसिक होता है। तो क्लियरली आपको पता चल रहा है कि जो ए सॉल्यूशन है हमारा वो कैसा होगा, एसिडिक होगा। ए सॉल्यूशन कैसा होगा हमारा, एसिडिक होगा, और जो बी सॉल्यूशन हमारा कैसा होगा, वो बेसिक होगा, है ना। इस तरीके से ये सभी लिख के आगे होंगे, आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। 13 हमारे पास है, हाउ डज बाइनरी फिजन डिफर फ्रॉम मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन किस तरीके से क्या होता है, मल्टीपल फिजन से अलग होता है। आपको पता है कि बाइनरी फिजन में क्या होता है, प्लांट सेल दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है ना। जो प्लांट सेल होता है वो किस में डिवाइड होता है, दो डॉटर सेल में डिवाइड होता है। और मल्टीपल फिजन में क्या होता है, प्लांट सेल मैनी डॉटर सेल में डिवाइड होता है ना। दो चीज़ें हैं, प्लांट सेल टू डॉटर सेल में डिवाइड होता है किसमें, बाइनरी फिजन में। और मल्टीपल फिजन में क्या होता है, जो प्लांट सेल होता है वो मैनी डॉटर सेल्स में क्या होता है, डिवाइड होता है। ठीक हो गया, चलिए आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 14 की ओर।
व्हाट इज मीन्ड बाय सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन? अच्छा क्वेश्चन है, ये भी 2 नंबर क्वेश्चन आया हुआ है। व्हाट इज मीन्ड बाय सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन? सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में आप क्या जानते हैं? तो आप सभी लिख के आगे होंगे, आसान सा क्वेश्चन था कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, जब कोई पॉलन क्या करता है, एंथर में डिपॉजिट होकर कहाँ पहुँचता है, स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, है ना, जिसमें क्या होता है, जो एंथर होता है सेम फ्लावर के स्टिग्मा में क्या होता है, डिपॉजिट होता है, और या हम कह सकते हैं कि एंथर ऑफ द सेम प्लांट, और सेम प्लांट्स में ही डिपॉजिट हो जाता है। अगर हम क्रॉस पॉलिनेशन की बात करें, उसमें जो एंथर का जो पॉलन होता है एक फ्लावर के स्टिग्मा से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में क्या होता है, पहुंचता है, उसे हम क्या बोलते हैं, आपको क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं, है ना। आसान सा क्वेश्चन था, करके आगे होंगे। चलिए क्वेश्चन 15 की बात करेंगे। व्हाट इज मायोपिया? मायोपिया क्या होता है? व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड फॉर करेक्टिंग इट? मायोपिया होता क्या है और उसको किस तरीके से लेंस को यूज़ करने के लिए हम उसका कौन सा लेंस हम उसको सही करने के लिए यूज़ करते हैं। मायोपिया आपको पता है, मायोपिया है ना, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जिसमें निकट का दोष हो और दूर की चीज़ हमें साफ दिखाई दे, है ना, दूर की चीज़ साफ दिखाई दे, पास की चीज़ हमें साफ ना दिखाई दे, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कॉनकेव लेंस का यूज़ करते हैं, है ना। बात समझ में आ गई। पास का हमें क्लियर दिखाई दे, फार नॉट क्लियर, है ना, दूर का क्लियर ना दिखाई दे और पास का हमें क्या हो, क्लियर दिखाई दे, उसे हम क्या बोलते हैं, मायोपिया बोलते हैं। और कौन सा लेंस यूज़ करते हैं हम, कॉनकेव लेंस का यूज़ करते हैं, है ना। किस लेंस का यूज़ करेंगे, कॉनकेव लेंस का, ठीक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है, सो द फॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर द्वारा फॉर्मेशन बताना है इन कंपाउंड्स का, इन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। सबसे पहला क्या हमारे पास Na2O, है ना, सबसे पहले क्या हमारे पास Na2O। अगर हम Na2O की बात करें तो उसका फॉर्मेशन किस तरीके से होगा, आपको पता है सोडियम होता है जो उसकी वैलेंसी कितनी होती है 1, है ना, और ऑक्सीजन क्या होता है, उसकी वैलेंसी कितनी होती है आपकी 6 वैलेंसी होती है ना, एटॉमिक नंबर उसका 8 होता है, तो 2,6। देखो किस तरीके से बनाया होगा आपने, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पुट किया होगा और ऐसे ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और एक Na आपने यहाँ पुट किया होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर, ठीक है। Na को हम क्रॉस से भी शो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। उसके बाद इस तरीके से ऐसे गिफ्ट करते आप, और कैसे बनाना था आपने, ये Na, अब Na तो क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ये Na पे अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, है ना, Na ने अपने एक इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो Na के ऊपर तो आ गया प्लस चार्ज, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन के टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गए, 8 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, और इस Na के ऊपर भी क्या आ जाएगा, आपका प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने फॉर्मेशन कर देनी थी किसकी, Na2O वाले की, ठीक। अगर हम बात करें किसकी, MgCl2 की बात करें तो इसी तरीके से आपने बनाना था। मैग्नीशियम आपको पता है इसकी वैलेंसी कितनी होती है, वैलेंसी कितनी होती है 2 होती है ना, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से पुट कर दिए। Cl हमारे पास यहाँ पर 2 थे तो 2 Cl इस तरीके से पुट कर देते, और Cl की वैलेंसी कितनी होती है आपको पता है 7 होती है ना, उसको क्रॉस से पुट कर दिया, 4 5 6 7, ऐसे इस Cl के भी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये क्या करेगा, मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, उसके बाद हमारा फॉर्मेशन क्या बन जाएगा, Mg ने कितने दे दिए, 2 दिए, तो Mg के ऊपर लिख देंगे 2 प्लस, और Cl के ऊपर माइनस आ जाएगा, और Cl ने कितने लिए, 2 लिए, तो नीचे से 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये MgCl2 का फॉर्मेशन हो गया, इस तरीके से आपने बनाना था, है ना, बना के आगे होंगे सभी, ठीक है, वेरी गुड। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की हम बात करें। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास आसान सा क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है, गिव द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। आपको पता है आईयूपीएसी नेम आसान सा है, कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन क्या बोलते हैं, प्रोप, और कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, COOH वाला, है ना, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड, है ना, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। ये सभी करके आगे होंगे, है ना, ठीक हो गया। उसके नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट में फंक्शनल ग्रुप क्या हमारा कीटोन ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, और 3 कार्बन है तो प्रोप हो गया, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन, क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन, है ना। इस तरीके से करके आगे होंगे, आसान सा क्वेश्चन था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बी पार्ट की ओर। बी पार्ट हमें क्या दिया हुआ है, राइट द केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन जिंक इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट। कह रहे केमिकल रिएक्शन लिख ली है जिसमें हमने जिंक को किस में ऐड करना है, आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में, तो लिख लेते हैं, जिंक को ऐड करना है आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में। आयरन सल्फेट मीन्स FeSO4,
आयरन सल्फेट मीन्स FeSO4, तो क्या हो जाएगा आपको पता है जिंक हाईली रिएक्टिव होता है आयरन से, तो क्या हो जाएगा ZnSO4 प्लस Fe, है ना, ZnSO4 प्लस Fe। आगे बात समझ में, इस तरीके से हम रिएक्शन को लिख सकते हैं, ठीक है, लिख के आ गए होंगे सभी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इसमें बी पार्ट हमें दिया हुआ है, देखते हैं क्या है। वाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंटेन इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज रेन वाटर डज। आपको पता ही है क्योंकि डिस्टिल वाटर क्या नहीं करता, आयंस कंटेन नहीं करता, और रेन वाटर आयन कंटेन करता है, इसीलिए जो है डिस्टिल वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। वाई इज द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल, वाई इज द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू, एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं। जब हम इथेनॉल से इथेनॉइक की कन्वर्जन करते हैं तो उसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के नाम से भी जानते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है कि जो इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो 6 हाइड्रोजन कंटेन करते हैं, जबकि इथेनोइक एसिड के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो 4 हाइड्रोजन आइटम कंटेन करते हैं। इसलिए हम उसको क्या भी बोलते हैं, क्योंकि उसमें ऑक्सीडेशन का, उसमें जो रिमूवल होता है किसका होता है, हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, इसीलिए हम कहते हैं कि ये क्या है, एक एज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी क्या होती है, यूज होती है ना। इथेनॉल क्या करता है, 6 हाइड्रोजन कंटेन करता है ना, वो इथेनोइक एसिड करता है आपका 4 हाइड्रोजन आइटम कंटेन करता है ना। और ऑक्सीडेशन में आपको पता ही है क्या इन्वॉल्व होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन रिमूवल होता है ना, ठीक है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। रीजन आपके लिख के आना था, या इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, इस तरीके से लिख लेते हैं। अ मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल कंटेन 6 हाइड्रोजन आइटम्स while that of that of ethanoic acid contain 4 hydrogen atom since oxidation involves removal of hydrogen, है ना। इस तरीके से कुछ लिखाते हैं तो आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है, वेयर एंड हाउ डज द डाइजेशन ऑफ फैट टेक्स प्लेस इन अवर बॉडी। कह रहा है वेयर एंड हाउ डज द डाइजेशन ऑफ फैट टेक्स प्लेस इन अवर बॉडी, हमारे शरीर में वसा का पाचन कहाँ और किस प्रकार होता है। तो आपको पता है हमारे शरीर में वसा का पाचन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है ना। आपकी जो पैनक्रियाज है क्या प्रोड्यूस करता है, एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, जिसके ब्रेकडाउन से क्या होता है, किसको ब्रेक डाउन करते हैं, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, है ना। और फिर क्या प्रोड्यूस करते हैं, बाइल जूस, जिससे क्या होता है हमारा डाइजेशन क्या होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है। इस तरीके से लिख के आना था, आसान सा क्वेश्चन था। बी पार्ट को समझते हैं। राइट द नेम ऑफ 2 प्लांट्स रेज्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन। 2 प्लांट्स के नाम बताने हैं जिसमें क्या होता है, कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए जाने 2 पौधों के नाम बताने हैं। तो इसमें 2 पौधों के नेम थे बेटे, बिगोनिया, BEGONIA, है ना। एक बिगोनिया लिख के आना था आपने, दूसरा लिख के आना ब्रायोफाइलम, लिख के आते ब्रायोफाइलम, है ना। कुछ इस तरीके से लिख के आना था आपने, है ना, ठीक है। तो आसान से क्वेश्चन है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जांपल कहलाते हैं, है ना, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 19 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 19 क्वेश्चन हमारे पास है। ड्रॉ अ नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना है, उसके कुछ पार्ट डिस्कस करने थे, शो करने आपने कर लिया होंगे, है ना। उसके ड्रॉ अ नीट एंड क्लीन डायग्राम ह्यूमन हेड का डायग्राम बनाना था, उसमें कुछ लेवल पार्ट के दोनों ऑप्शंस में से एक करना था आपके पास, है ना। जो आपको आसान लगता है वो आपने कर लिया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है, एक्सप्लेन वाई डू स्टार्स ट्विंकल। स्टार्स क्यों ट्विंकल करते हैं, आपको पता है क्यों करते हैं, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। किसके कारण, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण, किसके कारण, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, करके आगे होंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाई द कलर ऑफ क्लियर स्काई इज ब्लू। क्लियर स्काई का कलर क्यों ब्लू होता है, क्यों होता है, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण क्या होता है, कलर ऑफ क्लियर स्काई इज ब्लू, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तीसरा पार्ट था, व्हाट इज मेड बाय पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई। पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई क्या होता है, एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू फोकस नियर एंड फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली ऑन द रेटिना बाय एडजस्टिंग इट्स फोकल लेंथ। मतलब ड्यू टू क्या होता है,
आई लेंस की जो एबिलिटी होती है किसको फोकस करने की, नियर और फार ऑब्जेक्ट्स, मतलब नज़दीक और दूर के ऑब्जेक्ट्स को रेटिना पर उनका जो इमेज है वो प्रॉपरली क्या हो सके, फोकल लेंथ को प्रॉपरली एडजस्ट कर सके, उसी को हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे करके आगे होंगे आप क्वेश्चन नंबर 21 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास है, डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर एंड राइट इट्स एसआई यूनिट। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है और उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, करके आगे होंगे, आसान सा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक पावर की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है आपके पास, क्या होता है, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद इन अ लिमिट विद इन अ सर्किट, है ना। किसी भी सर्किट की जो रेट होता है किसका, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर होने का जो रेट है कि सर्किट के अंदर, उसी को हम क्या बोलते हैं, आपका इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। और ऐसा यूनिट क्या होती है, इसकी वॉट होती है, जिससे जो आप सभी को पता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाई डू नॉट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकती, क्यों नहीं कर सकती, आपको पता है कि जब जो सेम फील्ड्स की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती हैं वो मतलब आपस में, या हम ऐसे कह सकते हैं कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वहाँ पर दो डायरेक्शन हो जाएंगी सेम फील्ड्स की, और जो कि पॉसिबल नहीं है ना, इस तरीके से हम लिख लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की हम बात करें। क्वेश्चन 22 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 22 की हम बात करें, अ टॉर्च इज रेटेड 5 वोल्ट एंड 500 मिली एम्पियर, कैलकुलेट द फॉलोइंग। आपने फाइंड करना है, रेजिस्टेंस फाइंड करना है, पावर ऑफ द बल्ब और एनर्जी कंज्यूम्ड निकाल दिया होगा, रेजिस्टेंस आर इक्वल वी अपॉन आई करके आपने फाइंड आउट कर लेना था, है ना। उसके बाद पावर निकालते थे पी इक्वल वी इंटू आई करके, इस तरीके से पावर निकालता। एनर्जी निकालना था ई इक्वल पी इंटू टी होता है, वैसे पी का फॉर्मूला वी आई इंटू टी, इस फॉर्मूले से हम क्या निकालते, ई निकाल देते। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना था, मिली एम्पेयर को एम्पेयर में चेंज कर लेना था, है ना। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास है, व्हाट इज ओजोन एंड हाउ डज इट इफेक्ट एन इकोसिस्टम। जो ओजोन है वो हमारे इकोसिस्टम को किस तरीके से क्या करता है, इफेक्ट करता है ना। तो ओजोन आपको पता है कि ओजोन से क्या होती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती हैं, है ना, जिनको हमारा क्या करता है, इकोसिस्टम्स, जो हमारा इकोसिस्टम है वो ओजोन क्या करेगा, हमारे इकोसिस्टम्स में वो जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उनको आने से क्या करता है, रोकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चंस कर लेने थे। फिर बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के बारे में बताना था, कर लिया होगा आपने, है ना। आगे बढ़ेंगे, डायग्रामेटिकली डिस्कस द फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम बताना था आपने। फिर व्हाट विल हैपन इफ वी किल द ऑर्गेनिज्म इन वन ट्रॉपिक लेवल, ये कर लेना था क्वेश्चन, है ना, आसान से क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर अगर हम 24 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास है, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास, अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स, अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। एक कोई किसी पदार्थ एक्स के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है, उसका नाम क्या है। राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ अ सब्सटेंस एक्स, उस फॉर्मूले का नेम बताइए, उसका नाम क्या है ना। नाम क्या होगा बताओ। अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग, सफेदी करने के लिए क्या होता है, राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ सॉल्यूशन सब्सटेंस एक्स इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग, क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, है ना। और उसमें किसकी रिएक्शन करवानी है, ये तो होगी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया और CaOH का होल ट्वाइस हो गया, ठीक है। दोस्तों राइट द इक्वेशन रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस एक्स विद वाटर, उस अच्छे ठीक है सॉरी, ये होगा आपका कैल्शियम ऑक्साइड और इसकी रिएक्शन हमने करवानी किससे, H2O से करवानी है। तो हमारे पास क्या बनेगा, ये CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस बन जाए, क्या हो जाए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। बात समझ में आ गई। तो क्या करा हमने, राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ अ सब्सटेंस एक्स, क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, है ना, या इसको हम क्विकलैम भी बोलते हैं। और उसकी दूसरा पार्ट है, राइट द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस एक्स विद वाटर, उसकी रिएक्शन वाटर के साथ करवाने, CO + H2 गिव CaOH का होल ट्वाइस, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्लैग्ड लाइम भी बोलते हैं, क्या भी बोलते हैं, स्लैग्ड लाइम भी बोलते हैं, है ना। ये हो गया हमारे कैल्शियम ऑक्साइड्स हो गए, ठीक। उसके बाद हमारे पास है, अगर नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज मीन्ड बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक आपको पता ही है। एंडोथर्मिक क्या होता है, जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। एंडोथर्मिक क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। और एक्सो में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है ना, और इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है,
ठीक है, पता ही सभी को, ठीक है। और एग्जाम्पल्स हमने इसको शो कर देना, कर दिया होंगे आपने, ठीक। यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास है। पहला क्वेश्चन दे, व्हाट हैपेंस व्हेन राइट ओनली केमिकल इक्वेशन लिखनी है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास इन लाइम वाटर सॉल्यूशन। कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम लाइम वाटर सॉल्यूशन से पास करेंगे, लाइम वाटर सॉल्यूशन मैंने आपको बताया CaOH का होल ट्वाइस होता है ना। इसमें हमने क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाना, मतलब CO2 पास करवाना है। तो क्या मिल जाएगा हमें, CaCO3, क्या कैल्शियम कार्बोनेट, और प्लस साथ में क्या मिलता है, वाटर मिलता है ना। आसान सी इक्वेशन है, ठीक हो गया। बी पार्ट की अगर हम बात करें, ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, HCl। किसके साथ रिएक्ट करना है उसको, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2। क्या होता है, CaOCl2 प्लस किसका रिएक्ट करना है, HCl के साथ रिएक्ट करना है। और हमें गिफ्ट होकर क्या मिल जाएगा आपका, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड मिल जाता है, प्लस साथ में क्या मिलता है, H2O मिलता है, और साथ में Cl2 मिल जाता है ना। इसको आप बैलेंस कर लेंगे, ठीक हो गया। तो इस तरीके से रिएक्शन लिखी होगी आपने, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास है, इथेनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल। जब इथेनॉल किसके साथ रिएक्ट करता है, सोडियम मेटल के साथ। इथेनॉल मतलब C2H5OH प्लस किसके साथ रिएक्ट करता है, सोडियम मेटल के साथ, Na हो गया। गिव्स क्या देगा हमें अगर रिएक्ट करेगा तो, ये होता है आपके पास C2H5ONa, C2H5ONa, और प्लस साथ में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस, ठीक। जिसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम इथॉक्साइड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड बोला जाता है, ठीक है इसको। बात समझ में आ गई यहाँ तक, ठीक। इस तरीके से करके आगे होंगे आप, और बैलेंस कर लेना उसको, है ना। आगे से 2 आ जाएगा सेकंड पर, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ इक्वेशन देखेंगे, इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद इथेनॉल। इथेनोइक एसिड जब रिएक्ट करता है इथेनॉल के साथ, इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH प्लस किसका रिएक्ट करना है, इथेनॉल मीन C2H5OH, है ना। गिव्स क्या देता है हमें पता होना चाहिए आपको, CH3COO C2H5 ये देगा। इसको क्या बोलते हैं हम, इथाइल इथेनोइड बोलते हैं, प्लस साथ में H2O, साथ में H2O, है ना। क्या बोलते हैं इसको, इथाइल इथेनोइट। ये जो हमारे पास ये क्या है, इथाइल इथेनोइट, है ना। इथाइल इथेनोइट इसका नाम होता है, ठीक हो गया। ये बताइए आपको, COOH हो गया, है ना। C2H5OH हो गया आपका, और C2H5OH हो गया, ठीक। इस तरीके से रिएक्शन हमें लिख देनी थी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, और ऑप्शन में क्या दिया आपको, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, मिनरल्स दिया और दिए हैं, ये आप डिफाइन कर लिए होंगे ना, आसान से क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमसे पूछा है, नेम द 2 मेटल विच डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड एंड 2 मेटल्स विच डू नॉट। कह रहे 2 मेटल वो बताने हैं जो डिस्प्लेस हो जाएं, 2 धातु के नाम बताए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करते हैं, जो 2 हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करते हैं, और जो हाइड्रोजन से डिस्प्लेस हो जाए, है ना। विच डू नॉट, जो डिस्प्लेस नहीं होते हैं, है ना। आपको पता है जो डिस्प्लेस हो जाएंगे, विच डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड, जो हाइड्रोजन को डाइल्यूट एसिड से डिस्प्लेस कर देंगे वो होगा कौन, आयरन और एल्यूमिनियम, आयरन और एल्यूमिनियम। और जो डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे, जो डू नॉट वाले हैं, वो कौन होंगे आपका, मरकरी और कॉपर, मरकरी एंड कॉपर। बात समझ में आ गई, ठीक है। जो डिस्प्लेस कर देंगे आयरन एंड आपका एल्यूमिनियम, और हो गया मरकरी और कॉपर, ठीक हो गया। उसके बाद आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में हमें क्या दिया हुआ है, नेम एनी 2 सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। 2 सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बतानी है, जैसे आपका एड्स हो गया, वो लिख के आगे होंगे आप। दूसरा लिखा होगा आपका गोनोरिया होता है एक, GONORRHEA, ठीक है। इस तरीके से 2 सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो गई, ठीक। उसके बाद आपको पता है व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन अवर स्टमक, टू डाइजेस्ट फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड के काम आता है ना। डाइजेशन ऑफ फूड कर लिया होगा, 1 नंबर का था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, राइट द नेम ऑफ हार्मोन सीक्रेटेड फ्रॉम थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स का नाम बताया, क्या होता है, थायरॉक्सिन। कौन सा हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, व्हाई आर सम पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज ट्रीटेड बाय गिविंग इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन।
मतलब कुछ पेशेंट्स और डायबिटीज़ के जो होते हैं उनको इंजेक्शन दिया जाता है। इंसुलिन क्यों दिया जाता है? क्योंकि जो उससे जो उनका ब्लड शुगर लेवल हो वो क्या हो सके, कंट्रोल हो सके और वो डायबिटीज़ से बचाया जा सके, है ना। ब्लड शुगर लेवल क्या हो जाए, कंट्रोल हो जाए और डायबिटीज़ से उनको बचाया जा सके। ठीक हो गया। उसके बाकी क्वेश्चन है हमारे पास कुछ एक और। क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास है। 27 व्हाट आर द मेथड्स यूज ऑफ प्लांट टू एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स, ये लिखना था आपने। उत्सर्जित उत्पाद छुटकारा पाने के लिए पादप किन विधियों का प्रयोग करते हैं। हाउ डू मेंटल एक्सपेरिमेंट्स शो दैट ट्रेड्स आर इंडिपेंडेंटली, है ना। ये तो आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन उठा के पूरा पूरा दे दिया आपको, है ना। गिव द नेम एंड फंक्शन ऑफ एनी टू एंजाइम्स, कोई दो एंजाइम्स हैं उनके फंक्शंस के नेम लिखने, नेम और फंक्शन लिखने हैं। हाउ आर मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन डिफरेंट इन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये आपने शो करना था। और में हमें क्या दिया हुआ देखें आगे, आगे देखते हैं। अच्छा ये भी दिया हुआ, आगे हमें दिया हुआ है ये प्लांट रिस्पॉन्स एंड डायरेक्शन ऑफ लाइट फिगर्स एक्सप्लेन करना था। डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉप एंड हेटेरोट्रॉप करके आगे होंगे, आसान से क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, हमें क्या दिया हुआ है। एन ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर इन साइज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको गिवन है 3 सेंटीमीटर, है ना। स्प्लिट 10 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर, फ्रंट कॉनकेव मिरर का आगे रखा हुआ है। यू इक्वल हो गया -10 सेंटीमीटर दिया है आपको। ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, कॉनकेव मिरर तो फोकल लेंथ किस में हो गया आपका, माइनस में होती है ना। 15 सेंटीमीटर हो गया। फाइंड द पोजीशन नेचर वी निकालना है आपने, है ना। और उसकी पोजीशन बता देना, नेचर बताना, साइज बताना। आसान से क्वेश्चन है, कर लिया होगा। जिसके लिए मेरा फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले का अप्लाई करके आपने कर लिया होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अथवा और में देखेंगे, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम वाई पेंसिल पार्सली इमर्ज्ड इन वाटर अपेयर्स टू बेंड एट द सरफेस, क्यों होती है जब पेंसिल को पुट करते हैं किसी पानी के गिलास में तो बेंड होती है, क्यों। ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, किसके कारण होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण होता है। किसके कारण होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण होता है। ठीक हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमें पता है टू लेंसेज, दो लेंस हमें दिए हुए हैं जिनकी पावर 2.5 डायप्टर एंड -1.5 प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद ईच अदर, व्हाट विल बी द पावर एंड फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस, है ना। पावर का फॉर्मूला बताना है, P इक्वल 1/f होता है, पता है आपको, है ना। फोकल लेंथ निकाल देनी, F इक्वल 1/p, है ना। पावर आपको दी हुई है और 100 अपॉन करके भी निकाल दो या 1/p करके निकाल दो, आपकी इच्छा है ना। और व्हाट पावर एंड फोकल लेंथ, पहले F1 निकाल लो, F1 इक्वल 1/p1, ऐसे ही F2 इक्वल 1/p2 निकाल लेना और फिर उसका कॉम्बिनेशन निकाल देना F1 प्लस F2 करके। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन कर लिया होगा आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे क्वेश्चन है, इन द गिवन सर्किट डायग्राम कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट निकालना है, टोटल करंट निकालना है। टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले इन दोनों को सीरीज में ऐड कर देंगे, 4 और 6, है ना। 10 ओम हो गया आपका। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, जो 10 ओम आया और इसको और 15 को किस में कर देना, पैरेलल में कर देना है, तो 1 प्लस 1/10 प्लस 1/15 कर देते हैं, है ना। 30 इसका एलसीएम हो गया, 3 आ गया, 2 आ गया, 3 और 5 5/30 में 30/5 6 ओम आ गया इसका रेजिस्टेंस, है ना। तो टोटल रेजिस्टेंस तो कितना आ गया आपका इसका 6 ओम। ठीक हो गया, टोटल रेजिस्टेंस 6 ओम। करंट निकालना इसमें, करंट आई इक्वल क्या होता है, V/R होता है ना। आपने कर लिया होगा, V आपको 12 वोल्ट दिया है ना, 12/6 कर दें, 6 2 12, तो 2 एम्पेयर क्या भी आ गया इसका करंट आ जाएगा। ठीक है, कर लिया होगा सभी ने, आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, और व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विद द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड, किस किस पे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, तो आपको सिंपली पता है R इक्वल रो L/A होता है फॉर्मूला हमारे पास। लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करता है ना। और नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करता है। एक तो क्या हो गया हमारे पास, लेंथ हो गई, दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया हमारे पास, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया, है ना। तीसरा हो गया नेचर, 3 चीज़ें थी। ठीक है, तो कुल मिला के आसान सा पेपर था। अगर हम देखें पेपर को तो इस तरीके से आसान सा पेपर आपके पास आया हुआ है, कोई इतना टफ पेपर नहीं है ना। और पेपर को हमने पूरे तरीके से डिस्कस कर लिया है। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वीडियो को पॉज करके देख लें, और कोई भी कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। अब मैथ का पेपर डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद आपका क्लास 10th का इंग्लिश का पेपर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए चलिए, थैंक यू।